सर्वांग समता एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर बार परीक्षा में सवाल पूछवे करता है और विद्यार्थी इसमें डरवे करता है। तो आज हम लोग एक ऐसे तरीके से इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे कि जीवन में मरते दम तक जो है आप नहीं भूलोगे। अगर इंसान कोमा में चला जाएगा ना, वो जो है सब कुछ भूल जाता है, लेकिन आज का मेरा ये पढ़ाया हुआ चीज जिंदगी में कोई नहीं भूलेगा। जक्का सर का एक खुला चैलेंज है, इस बात का ध्यान रखना। हम यहाँ पे लिखवा भी दिए, दम है तो भूल कर दिखाओ, नहीं भूल सकते। एक ऐसा तरीका आपको बताने वाले हैं जिस तरीका के माध्यम से मतलब कि बुढ़ौती आ जाएगा, दांत टूट जाएगा, लेकिन दिमाग में से ये नहीं टूटने वाला है। ये बात को ध्यान रखना। तो चलो जी, ज्यादा देर नहीं करते हैं, ज्यादा भूमिका भी नहीं बनाते हैं, सिंपल सी हम लोग जो है क्लास के अंदर घुसते हैं और हम लोग कंटेंट को कंज्यूम करने का प्रयास करते हैं, बकैती कोई नहीं। यहां पे देखो, सबसे पहले जो है हम लोग को पढ़ना पड़ेगा सर्वांगसम आकृति, यानी कि आखिर जो है जो आकृति होता है वो कौन से आकृति को सर्वांगसम कहेंगे, एक्चुअल में सर्वांगसम का मतलब क्या होता है। बस यहां पे सिंपल सी बात को समझने का प्रयास करना, सिंपल सी बात को समझने का प्रयास करना। एक वस्तु ले लिए, दूसरा वस्तु ले लिए, इस वस्तु को इस वस्तु पे रखे। अगर देखो इस वस्तु को इस वस्तु पे रखे ना जी, अगर ये वाला वस्तु इसको जो है पूरा पूरा ढक लिया, अगर ई वाला वस्तु इसको पूरा पूरा ढक लिया, साथ ही साथ ध्यान रखना ई वाला वस्तु इसको पूरा पूरा ढक लिया, यानी कि इसको जब इस पर रख रहे हैं तो देखो पीछे वाला हाथ मेरा जो है ढक जा रहा है, और जब इसको इस पर रख रहे हैं तो देखो फिर से वापस से ई वाला जो है, ई वाला जो हाथ है ना, ई वाला हाथ ये भी पूरा पूरा ढक जा रहा है, यानी कि जो है ये दोनों सर्वांगसम आकृति कह सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना कि सर्वांगसम आकृति 2D होती है सामान्यतः। 2D यानी कि दो डायमेंशन उसमें होता है, लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, यहां पे आप लोग समझने का प्रयास करो। तो सर्वांगसम आकृति कहने का मतलब है कि दो गो वस्तु सेम आकार का हो, सेम साइज का हो, सेम माने कि दिखता हो, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे जी, यहां पे सर्वांगसम आकृति कहेंगे। एक जो है लीगल परिभाषा क्या हो सकता है इसको समझो। यदि दो को ज्यामितीय आकृतियों के आकार, कौन सी जी, आकार हो गया, और उसका जो है माप यानी कि साइज वो समान हो, तो दोनों आकृति सर्वांगसम कहलाती है। जैसे मैं यहां पे आपको हम बता ही दिए कि इसका और इसका दोनों का आकार और माप दोनों सेम अगर है तो दोनों का होगा जी सर्वांगसम होगा। और ऐसी स्थिति में ई वाला आकृति इसको ढकेगा, ई वाला आकृति इसको ढकेगा, बस बात खत्म। तो इसको आप लोग एकदम गांठ बांध के रख लो, क्योंकि त्रिभुज के सर्वांगसम होने में, ठीक है, इस चीज का भरपूर उपयोग हम लोग करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग से कहें कि सबका साइज जो है, माने कि जैसे एक जैसा जो दिखने वाला उसका साइज अगर सेम है, ठीक है, तो आपको सर्वांगसम आकृति यहां पे चुनना है। तो आप क्या कहोगे कि सर जी देखिए ना, यहां पे एक नंबर जो है 9 नंबर के जो है बराबर दिख रहा है, ठीक है, यानी कि ये दोनों के दोनों आपस में सर्वांगसम है। अगर इसको उठा के इस पर रखेंगे तो ई वाला जो है इसको पूरा ढक लेगा, या फिर इसको उठा के इस पर रखेंगे तो ई वाला जो है इसको पूरा ढक लेगा। तो कुल मिलाकर क्या है जी, यहाँ पे एक दूसरे के बराबर है और सेम आकार के हैं, ठीक है, यानी कि माप भी समान है और आकार भी क्या है जी, सेम है। तो ये दोनों त्रिभुज यहाँ पे सर्वांगसम है, ये दोनों त्रिभुज क्या है जी, सर्वांगसम है। देखो 2 नंबर जो है यहाँ पे एक वर्ग दिख रहा है और 10 नंबर भी यहाँ पे एक वर्ग दिख रहा है, तो ये दोनों भी आपस में क्या है जी, सर्वांगसम है। ये दोनों भी आपस में क्या है जी, सर्वांगसम है। अगर इन दोनों का माप समान है, हमने जानबूझ के माप जो है सेम रखा है, इसको उठा के कॉपी करके यहाँ पे हमने रख दिया है। अब यहाँ पे समझने का प्रयास करो, ए भी जो है एक चतुर्भुज दिख रहा है और ए भी एक चतुर्भुज दिख रहा है। आपको क्या महसूस होगा जी, ए वाला का जो है ध्यान रखना, ए वाला के सर्वांगसम है, ठीक है, यहां पे एक रेखा है, यहां भी एक रेखा है। अगर दोनों की लंबाई सेम है, अगर दोनों की लंबाई सेम है तो ये दोनों भी क्या है जी, आपस में सर्वांगसम है, आपस में क्या है जी, सर्वांगसम है। दो रेखाएं सर्वांगसम हो सकती है यदि उनकी लंबाई समान हो। दो रेखा आपस में सर्वांगसम हो सकता है अगर उनका लंबाई का हो जी, बराबर हो। अब यहां पे समझो, ए वृत्त है और ए भी वृत्त है, अगर दोनों का त्रिज्या सेम है तो ये दोनों का होगा जी, आपस में सर्वांगसम होगा, ये दोनों आपस में सर्वांगसम होगा। इस तरह से जो है आप लोग सर्वांगसम आकृतियों को चुन सकते हो। बस दो कंडीशन अप्लाई करना। क्या कंडीशन जी, दोनों जो है आकार सेम होना चाहिए और उसका माप यानी कि जो साइज होना चाहिए वो भी सेम होना चाहिए। बस इतना ध्यान रखना। अगर दोनों कंडीशन को फॉलो करेगा सर्वांगसम होगा। क्या आप इतना को समझ गया जी? आपको जी सर बिल्कुल समझ गया है। तो सवाल यहां से तो कुछ भी नहीं करता है, सवाल पूछेगा आपको त्रिभुजों की सर्वांगसमता से। कहां सवाल पूछेगा जी? त्रिभुजों की सर्वांगसमता सवाल पूछेगा। तो दो त्रिभुज आखिर सर्वांगसम होगा कब?
सबसे बड़ा सवाल आता है कि दो गो त्रिभुज आखिर सर्वांगसम होगा कब? जब उस दोनों का बियाह हो जाएगा तब सर्वांगसम होगा, आखिर जब जो है लड़का विका पैदा हो जाएगा तब सर्वांगसम होगा? ऐसा कुछ नहीं है। सर्वांगसम होने के लिए जो है 6 गो कंडीशन अप्लाई करना पड़ता है। सर्वांगसम होने के लिए है दो गो त्रिभुज को सर्वांगसम होने के लिए टोटल 6 गो कंडीशन, 6 कंडीशंस अप्लाई करने होते हैं। और वो कंडीशन क्या क्या हो सकते हैं? तो आपको पता है त्रिभुज में 3 गो कोण होता है और 3 गो भुजा होता है, बस 3 और 3 मिला के 6 हो गया। 6 कंडीशन को अप्लाई कर दो, आपका जो है त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। क्योंकि हमने परिभाषा में ही बताया है कि आकार भी सेम होना चाहिए, माप भी सेम होना चाहिए, तो आराम से सर्वांगसम हो जाएगा। बस यहां पे एक एग्जांपल समझने का प्रयास करते हैं। यहां पे हम रख लेते हैं एक ट्रायंगल, यहां पे एक ट्रायंगल हमने ले लिया, यहां पे हमने एक ट्रायंगल ले लिया, और इसका जो है यहाँ पे एक दूसरा ट्रायंगल हमने ले लिया। इन दोनों ट्रायंगल में खास बात बस इतना सा है ना कि इसका नाम हम देते हैं ए, बी और छी। देखो छी नहीं सी। अब यहाँ पे देखते हैं ध्यान से, पी, क्यू और यहाँ पे आर। ये दो को जो है यहाँ पे हमने अलग अलग जो है ट्रायंगल ले लिया है, और हम कह रहे हैं बबुआ कि दोनों त्रिभुज का तीनों कोण क्रमशः बराबर है। इन दोनों त्रिभुज का तीनों कोण क्रमशः बराबर है, या फिर ऐसे समझ लो कि दोनों त्रिभुजों का संगत कोण बराबर है। संगत कोण क्या है जी? बराबर है। या फिर ऐसे कह लो कि दोनों त्रिभुज समान कोणिक है। अगर दो गो त्रिभुज का तीनों कोण बराबर हो, दो गो त्रिभुज का तीनों कोण बराबर हो तो समान कोणिक त्रिभुज होंगे। कौन होंगे जी? समान कोणिक त्रिभुज होंगे। तो हम यहाँ पे कंडीशन नंबर पहला अप्लाई कर रहे हैं कि भाई एंगल ए जो है एंगल पी के बराबर है। हम ऐसा मान लेते हैं कि एंगल ए जो है एंगल पी के बराबर है। अगर हम ऐसा मान लेते हैं कि बी जो है क्यू के बराबर है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। अगर हम ऐसा मान लेते हैं कि एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है, तो यहाँ पे एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर हो गया। आपको पता है किसी भी त्रिभुज में 3 गो कोण होता है, तो तीनों कोण हमने तीनों कोण के बराबर कर लिया। ये 3 कंडीशन यहाँ पे हो गए, ये 3 कंडीशन यहाँ पे हो गए, आपको पता है। दूसरा कंडीशन क्या होगा? 3 गो भुजा भी होता है। अगर तीनों भुजा का माप जो है सेम हो जाए, अगर तीनों भुजा का माप सेम हो जाए, अब कितना लड़का का कहेगा सर जी हम तो पढ़ले बानी आरएचएस, एस सर हम पढ़े हैं एएसए, हम पढ़े सर जी सास सर्वांग समता। सर आप है क्या बता रहे हैं? हमको भुलवा रहे हैं का? ऐसा नहीं है बचवा। सुनो, एक बात को ध्यान रखना, ये बेसिक चीज है। जो आप अभी सोच रहे हो ना, वो चीज यहां पे आने वाला है। ये प्रतिबंध में आएगा, प्रतिबंध में आएगा, कसौटिया में आएगा। तो टेंशन ना लो, हम सास को भी पढ़ाएंगे और आस को भी पढ़ाएंगे, सबको पढ़ाएंगे रे बबुआ, सबको पढ़ाएंगे। टेंशन तू ना ही ले, हम तुमको जो है पढ़ा देंगे। अभी फिलहाल में जो मैंने कि बेसिक चीज बता रहे हैं ना, उसको समझो, उसको पढ़ो। यहां पे देखो हम क्या कहे थे कि दो गो त्रिभुज में 3 गो कोण होता है और 3 गो भुजा होता है। इसका तीनों कोण इसके तीनों कोण का हमने बराबर कर दिया है। आओ बबुआ भुजा को बराबर करते हैं, और क्या ही करेंगे। देखो है जो भुजा का नाम है ना, बड़ी प्यार से कहोगे ए बी। हाँ ए बी, देखो ध्यान से, तो यहां पे हमने नाम रख दिया ए बी। अच्छा, इसका संगत भुजा हमको दिख रहा है पी क्यू। देखो ध्यान से, तो पी क्यू हम यहां पे ले लेंगे, तो यह भुजा का जी पी क्यू हो जाएगा। ये दोनों बराबर हो गया। यहां पे समझो है बीसी, यहां पे है क्यू आर, तो बीसी जो होगा ना, बीसी वो बराबर होगा किसके जी? क्यू आर के बराबर होगा। यहां पे देखो होगा है जो एसी है ना, तुम्हारे घर में नहीं लगा है, तुम पसीना में पढ़ रहे हो, हमको पता है देखो है यहाँ पे नाम एसी है जो एसी है ना, है प्यार के बराबर है। तो क्या करेंगे जी? एसी जो है बराबर कर देंगे यहाँ पे प्यार के। समझ में आ रहा है जी? तो यहाँ पे जो है और ये जो है तीनों भुजा आपस में बराबर हो गया। ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो गए। क्या आप लोग मेरे बात को समझ पा रहे हो? अरे समझ में आवता, दिमाग में है जाता कि ना? आप कहोगे जी सर बिल्कुल। देखिए ध्यान से, तो तीनों कोण के बराबर हो गया, तीनों भुजा के बराबर हो गया। तो वैसे स्थिति में इन दोनों त्रिभुजों को हम लोग सर्वांगसम त्रिभुज कहेंगे, और इसका नामकरण कहेंगे
ए बी सी, बबुआ क्या कहेंगे हो, ए बी सी, और इस त्रिभुज का नाम करेंगे पी क्यू आर। यहां पे संगत ही नाम लेंगे पी क्यू आर, ठीक है। और इन दोनों त्रिभुजों का सर्वांग दर्शाएंगे इस चिन्ह से। देखो ध्यान से, हाई जो है यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगाएंगे और साथ ही साथ एक ऐसा टेढ़ मेढ़ सांप जैसा बना देंगे, इसी को बोलेंगे सर्वांग सम। क्या पढ़ेंगे हो, सर्वांग सम पढ़ेंगे। देखो ध्यान से, ट्रायंगल एबीसी सर्वांग सम है ट्रायंगल पीक्यूआर की। आप समझ पा रहे हो हम कौन सी बात कहत हैं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप कहोगे जी मास्टर साहब बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो त्रिभुज जो है हमने सर्वांग सम कर दिया। अगर खाली कोई इस बात को भी लिख देगा ना तो इससे बहुत सारा चीज पता चल जाता है। क्या पता चलेगा, देखो ध्यान से, इससे पता चलेगा कि जो ए है ना वो एंगल पी के बराबर होगा, एंगल जो बी है ना वो एंगल क्यू के बराबर होगा, एंगल जो सी होगा ना वो एंगल आर के बराबर होगा। इस तरह से है जो भुजा ए बी है ना वो यहाँ पे पी क्यू के बराबर होगा, है भुजा बी सी है ना वो क्यू आर के बराबर होगा, यानी कि 2 नंबर 3 नंबर ना वो 2 नंबर 3 नंबर। ये देखो ए सी जो भुजा होगा ना वो पी आर के बराबर होगा। तो यहाँ से जो है आप इसी चीज से है 6 चीज को लिख सकते हो। एक खासियत होता है नाम लिखते वक्त जो है इसको ध्यान रखना होता है, यानी कि एक फिक्स क्रम में हमको लिखना होता है, जो बराबर होता है उसके अकॉर्डिंग इसका नाम जो है लिखना होता है। डिटेल में जब पढ़ोगे ना तो वहां पे आपको नामकरण भी सिखाते हैं, स्पेशल एक क्लास हम लेते हैं नामकरण सिखाने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे बातों को समझे होंगे। और आओ यहाँ पे प्रतिबंध में, यहां पे आओ। अब प्रतिबंध में आपको पता होना चाहिए कि 2 त्रिभुज का सर्वांग करना है ना तो जरूरी नहीं है कि हर बार 6 कंडीशन तुमको किताब में उठा के दे दे आ तुम मुंह उठा के चले कि सर जी सर्वांग नहीं खे होत। सुनो, ठहरो थोड़ा सा। जरूरी कभी भी नहीं होता है कि 2 त्रिभुज सर्वांग करने के लिए है तीनों कोण भी बराबर हो और तीनों भुजाएं बराबर हो तब वही जाके कहेंगे। इसमें से कुछ चीजें भी फॉलो हो जाएंगी तो भी आप सर्वांग दोनों को कह सकते हो। और इसके लिए हमारे गणितज्ञों ने 4 मेन कसौटियां एक टूटल भांगल कसौटी जो है निकाल दिया है लोग, ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर जो है 5 कसौटी अगर आप लोग पढ़ लेते हो, 5 प्रतिबंध पढ़ लेते हो, 5 कंडीशन पढ़ लेते हो, तो उस 5 कंडीशन का यूज करके दुनिया का कोई भी 2 त्रिभुज अगर सर्वांग है तो सर्वांग कर सकते हो। ये कौन बात हुआ मर्दे, ये सर्वांगसम है तो सर्वांगसम कैसे करेंगे? अरे माने सर्वांगसम होगा तभी तुम उसको करोगे ना। अब सर्वांगसम है नहीं तो जबरदस्ती करोगे सर्वांगसम, हम कहना ये चाहते हैं, ठीक है। अभी लग रहा है कि तुमको बात समझ में नहीं आएगा। चलो देखो ध्यान से, भाई देखो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। 2 त्रिभुज सर्वांगसम करना है तो इसका प्रतिबंध क्या होता है? सबसे पहले जो प्रतिबंध आप लोग पढ़ोगे वो आप लोग जो है एस ए एस पढ़ोगे, ठीक है, जिसको हम पढ़ते हैं सास। अरे वाह, तोहरो मन में लागल बा आस कि तोहरो बियाह हो या केहू ना केहू बनी तोहरो सास कि ना हो। देखो ध्यान से, यहाँ पे जो पहला प्रतिबंध पढ़ोगे एस ए एस पढ़ोगे, यानी कि सास सर्वांग समता पढ़ोगे, सास सर्वांग समता पढ़ोगे, सास सर्वांग समता, ठीक है। यहाँ पे देखो ध्यान से, जो दूसरा जो है प्रतिबंध होगा ना, जो दूसरा प्रतिबंध होगा वो ए एस ए करेंगे, ठीक है। फिर ट्रिपल एस पढ़ेंगे और यहाँ पे एक आर एच एस पढ़ेंगे, अगर टूटल भांगल भी पढ़ेंगे टेंशन ना लो। है 4 गो जो है सर्वांग समता कसौटी जो है आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। और ये 4 के अलावा एगो टूटल भांगल भी पढ़ाएंगे, 5 कसौटी पढ़ाएंगे। 5 कसौटी के बाद आपको सवाल बनाने में ना कोई ऐतराज नहीं होगा, मरते दम तक नहीं भूलोगे, बस देखते रहो, बस देखते रहो, मरते दम तक भूलना नहीं है। यही है प्रतिबंध। अब आप इसमें सोच रहे होंगे सर जी हई आरएचएस मतलब राइट हैंड साइड होता है का? जैसा ही तू कहबो न तैसा ही टी शर्टवा निकाल के तारा के दान कर देम, कहम कि लह तारा तो मेडल मिले के चाहिए, लेकिन टी शर्टे हमरा लगे बता टी शर्टे तारा के दी आई। देखो ध्यान से, आरएचएस का मतलब राइट हैंड साइड नहीं होता है, इसका मतलब कुछ और होता है, आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। एस का मतलब कुछ और होता है, आपको अलग से पढ़ाएंगे। सुनो ध्यान से, यहाँ पे सबसे पहला जो हम लोग थ्योरम पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं जी? एस सर्वांग समता पढ़ रहे हैं। एस सर्वांग समता ये क्या कहता है? ये जो है एस सर्वांग समता है, ये क्या कहता है? तो एक्चुअल में कहता है कि 2 त्रिभुज सर्वांगसम होगा यदि और केवल यदि एक त्रिभुज की 2 भुजाएं, एक त्रिभुज की हेने मूड़ी लाओ, मूड़ी हेने लाओ, कान भी हेने लाओ, दिमाग भी हेने लाओ, सब चीज तुम मेरे पास लेके आओ, समझा रहे हैं।
ध्यान से समझोगे तब वहीं मरते दम तक नहीं भूलोगे। भाई दांत तो टूट जाएगा लेकिन ये दिमाग में से नहीं टूटने वाला है। बस देखो ध्यान से, एगो महा ट्रिक बताएंगे। महा ट्रिक समझते हो ना, बहुत महा ट्रिक बता देंगे। दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे यदि और केवल यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं, क्या रखना, एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण है, अंतर्गत शब्द जो है बहुत जरूरी है, अंतर्गत कोण बहुत जरूरी है, इस शब्द को ध्यान रखना। दूसरे त्रिभुज की तदनुरूपी यानी कि उसके अनुसार ही दो भुजाएं तथा उनके अंतर्गत कोण के बराबर हो। इसका मतलब क्या हुआ? ए बबुओ रे, इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब हुआ कि बबुआ देखो, अगर एगो त्रिभुज है, एगो दूसरा त्रिभुज है। अब देखो ध्यान से, ये दोनों त्रिभुज में लागल हाराबाजी, ये दोनों त्रिभुज में लगा हाराबाजी, ए बी और सी यहां पे लिख लिए। इस त्रिभुज का नाम देते हैं DEF, चाहे PQR हमारा फेवरेट है ना, तो PQR लिखेंगे। देखो P से हमारा नाम हो जाता है, इसीलिए जो है P से स्टार्ट करना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, तो तुम लोग नाराज मत होना कि तुम लोग का नाम नहीं आता। वैसे कितने लोग का जो है 6 गो लेटर में से किसी एक लेटर से जो है नाम स्टार्ट होता है, तो नहीं कमेंट में बताओगे अपना नाम, तो नहीं सा लिख के दिखाओगे कि तुम लोग पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। अरे देखो ध्यान से, यहाँ पे समझो, ABC जो है त्रिभुज है, यहाँ पे PQR त्रिभुज है। हम क्या कह रहे हैं कि AB जो है भुजा है वो PQ के बराबर है, और जो है घर में लगा AC है वो प्यार के बराबर है, देखो PR। ठीक है, तो AC जो है PR के बराबर है, यानी कि जो है दो गो भुजा इसके दो गो भुजा के बराबर है। हम क्या कर रहे हैं, इस त्रिभुज का दो गो भुजा इस त्रिभुज के दो गो भुजा के बराबर है, और इन दोनों भुजाएं जो भुजा देखो दो गो जो भुजा बराबर है ना, इसके बीच का कोण, इसी को बोलेंगे अंतर्गत कोण। दो गो एक त्रिभुज की दो भुजाएं एवं उनके अंतर्गत कोण बोल रहे हैं ना, यानी कि दो गो भुजा के बीच का कोण बोल रहे हैं, बीच का कोण। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहां पे जो है दोनों भुजाओं के बीच का कोण है, ये दोनों जो भुजा बराबर था ना जी, उसके बीच का कोण अगर बराबर है, यानी एंगल ए जो है एंगल पी के बराबर है, तो वैसे स्थिति में दोनों त्रिभुज जो है आपस में सर्वांगसम होगा। अब इसको याद कैसे रखोगे? ए बबुआ, मेन तो चीज है यादें रखना। अगर जिंदगी में याद ना हुआ तो क्या हुआ? अरे याद ना हुआ तो क्या हुआ? तो देखो ध्यान से, यहां पे समझो, हमने क्या कहा कि दो गो भुजा उसके बीच कोण, दो गो भुजा उसके बीच कोण अगर बराबर है तो ये क्या होगा जी? सर्वांगसम होगा। तो इसको याद रख सकते हो ए से एस के रूप में। कैसे बोलेंगे? देखो ध्यान से, एस मतलब होता है साइड, एस मतलब होता है साइड, और ए मतलब होता है एंगल। ए मतलब क्या होता है जी? एंगल। ठीक है, और एस मतलब क्या होता है जी? साइड। देखो ध्यान से, यहां पे एस मतलब साइड होता है। तो देखो दो गो साइड के बीच में एगो एंगल है, दो गो साइड के बीच में एगो एंगल है, यानी कि साइड मतलब होता है भुजा, यानी कि दो गो भुजा के बीच में, दो गो भुजा के बीच में अगर कोण एगो है तो वहां पे सर्वांगसम कर सकते हो। यानी कि देखो ध्यान से, दो गो भुजा के बीच में एगो कोण है, दो गो भुजा के बीच में एगो कोण है, तो एस ए एस कह सकते हैं। साइड हो गया, एंगल हो गया, साइड हो गया। यहाँ पे देखो साइड हो गया, एंगल हो गया, साइड हो गया, यानी कि एस ए एस लग रहा है, एस ए एस लग रहा है, तो यहाँ पे सर्वांगसम हो रहा है। बस इस ट्रिक का मतलब यही है। दूसरा ट्रिक जो समझने वाले हम लोग जो समझने वाले हैं वो है ASA। क्या समझने वाले जी? ASA। अब इसमें नाम से ही पता चल रहा है कि भाई दो गो कोण है, ए मतलब एंगल और एस मतलब साइड होगा, दो गो कोण के बीच वाला भुजा अगर बराबर हो जाए तो वैसे स्थिति में जो है दो गो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। तो यहाँ पे एगो हम त्रिभुज निकाल लेते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसी का जो है यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं ABC, इसका नाम रख दिए ABC। अब फिर से हमको जो है यहाँ पे PQR लिखना पड़ेगा, बड़ा प्यार से लिखते हैं P को। ठीक है, बड़ा अच्छा लगता है लिखना, मुझे पता नहीं क्यों, बस मुझे प्यार है अपने P से। ठीक है, आप लोगों को भी हो तो बताइएगा, आप लोगों को किस अक्षर से प्यार है तो नहीं बताइए तो जल्दी से। यहाँ पे देखो ध्यान से, तो यहाँ पे कह रहा है कि दो गो एंगल के बीच का जो है भुजा होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि एंगल A जो है एंगल P के बराबर है, और एंगल जो B है ना, एंगल जो B है वो एंगल Q के बराबर है। हमने क्या किया कि दो गो कोण के बराबर कर दिया। अब ये दोनों कोण के बीच में भुजा कौन है? तो P और Q के बीच में जो है भुजा है वो PQ है। ठीक है, यहां पे देखो दोनों कोण के बीच में भुजा कौन है जी? AB है।
यहाँ पे ए भी है दोनों कोण के बीच में यही भुजा आता है दोनों कोण के बीच में यही भुजा आता है। अगर ऐसा कुछ सिचुएशन बना तो ये दोनों त्रिभुज भी क्या होगा जी, आपस में सर्वांग सम होगा, और इसको बोलेंगे एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। इस बात को ध्यान रखना। तो हम कहेंगे कि भाई एक त्रिभुज का दूगो कोण और उसके बीच का भुजा दूसरे त्रिभुज के दूगो कोण और उसके बीच के भुजा के बराबर हो तो ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे रे बबुआ। सुनो ध्यान से, क्या आप लोग समझ पाए जी? दूगो एंगल के बीच का साइड है, यहां पे क्या जी, दूगो साइड के बीच का एंगल है, इसी को बोलते हैं सास, SAS सास। ठीक है, तुम्हारा ब्याह नहीं हुआ है, तुम्हारे पास कोनो सास नहीं है। यहां पे आगे समझो, हई एगो आस है, हई जो है एक्स्ट्रा है, हई एक्स्ट्रा है, टूटल भांगल है, ये टूटल भांगल वाला यहाँ पे बात तो हो रहा है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, अगर ऐसा सिचुएशन भी आ गया ना, अगर ऐसा सिचुएशन, ठीक है, ऐसा सिचुएशन भी आ गया कि दूगो कोण बराबर हो गया, दूगो कोण के बराबर हो गया। ठीक है, सुनो ध्यान से, यहाँ पे नाम लिखते हैं ABC। ठीक है, यहाँ पे देखो ध्यान से, ए का है लिख रहे हैं जी भाई, P लिखना है ना यहाँ पे। ठीक है, PQR। ठीक है, यहां पर समझो आंसर, अगर ऐसा कुछ कंडीशन आ जाए कि दूगो कोण बराबर हो जाए, जैसे देखो ध्यान से, यहाँ पे एंगल ए जो है एंगल पी के बराबर हो, एंगल जो बी है ना वो एंगल क्यू के बराबर हो, लेकिन इन दोनों कोणों के बीच का भुजा हमारा बराबर ना हो, कोनो एगो अदर भुजा बराबर हो जाए। जैसे मैं मान के चलो कि इस केस में क्या जी, हाई AC जो भुजा है वो यहाँ पे QR के बराबर हो गया, AC भुजा QR के बराबर हो गया। ऐसे नहीं करते, यहां पे भूलवाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। ये वाला भुजा इसके बराबर हो गया। यहां पे देखो क्या कह रहा है कि दूगो एंगल है, इसके बीच का भुजा नहीं है भाई, इसके बाद का भुजा है, दोनों एंगल के बाद का भुजा है। ठीक है, अगर ये वाला बराबर होता तो देखो इन दोनों एंगल के बाद का भुजा होता। तो ऐसे स्थिति में भी त्रिभुज सर्वांगसम होगा, ऐसे स्थिति में भी त्रिभुज सर्वांगसम होगा, इस बात को ध्यान रखना। और इसमें लगेगा ए और एस, दूगो एंगल उसके बाद एगो साइड है, दूगो एंगल उसके बाद साइड है। ठीक है, तब भी जहां होगा जी, ये दोनों का दोनों से सर्वांगसम होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर दूगो त्रिभुज में दो कोण अगर बराबर हो जाए तो तीसरा कोण भी ऑटोमेटिक बराबर होता है, तीसरा कोण भी ऑटोमेटिक बराबर होता है, तीसरा कोण भी ऑटोमेटिक बराबर होता है। और जब तीसरा कोण भी ऑटोमेटिक बराबर होगा, अगर तीसरा कोण भी बराबर हो गया ऑटोमेटिक, तो वैसे स्थिति में आप खुद ही सोच के देखो कि दो कोण के बीच का भुजा है, दो कोण के बीच का भुजा है। ठीक है, यानी कि ये जो थ्योरम निकला है ना वो इस थ्योरम का बच्चा है, हई जो है पप्पा है और ई जो है बच्चा है, यानी कि हई जो है भारत है और ई पता नहीं कौन दूना है। कोई कंट्रोवर्सी नहीं। देखो ध्यान से, यहां पे समझने का प्रयास करो, यहां पे समझने का प्रयास करो। कोई दिक्कत है? आप कहोगे नहीं सर यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल हम लोग चलते हैं, अगला सवाल चलते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पे भुजा 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 ऐसा लग रहा है खाली भुजा के लिए लाइल है। ठीक है, यहाँ पे तीनों भुजा ही है। देखो ध्यान से, तीनों भुजा यहाँ पे अगर बराबर हो जाए, तीनों साइड 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 तीनों साइड अगर बराबर हो जाए, तब भी जो है त्रिभुज सर्वांगसम होगा, तब भी त्रिभुज सर्वांगसम होगा। एक त्रिभुज यहाँ पे ले लिए, इसका जो है डुप्लीकेट, इसका डुप्लीकेट यहाँ पे ले लिए। अब देखो ध्यान से, हम कह रहे हैं कि इसका नाम ABC है, इसका नाम जो है ना वो PQR है, इसका नाम जो है PQR है। हम आपसे बस इतना सा पूछना चाहते हैं कि क्या अगर AB जो है PQ के बराबर हो जाए, BC जो है QR के बराबर हो जाए और यहाँ पे AC जो है ना वो प्यार के बराबर हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा? अगर तीनों भुजा के बराबर हो, अगर ये तीनों भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज तब भी सर्वांगसम होगा। है तीन को भुजा के बराबर हो जाए तो वैसे स्थिति में भी क्या होगा जी? सर्वांगसम होगा। अब यहीं से दो चार को लड़का खड़ा होता है, कहता है ए सर, एक्सक्यूज मी, हेलो सर, सर सुनिए ना सर, अगर मान के चलिए तीन को भुजा के बराबर हो गया तो सर्वांगसम कह रहे हैं, तो क्या तीनों कोण के बराबर हो जाए तब भी सर्वांगसम कहेंगे क्या? क्या ऐसा कौन रूल होता है क्या? ट्रिपल एस वाला तो देख लिए, क्या ट्रिपल ए वाला होता है रूल क्या सर्वांग समता में?
हम कहेंगे नहीं बबुआ, ऐसा कोनो रूल नहीं है। अगर तीनों कोण बराबर हो जाए, तीनों कोण के, तो वैसे स्थिति में बिल्कुल जरूरी नहीं है कि दोनों का साइज सेम हो सकता है कि छोटा हो और हो सकता है कि बड़ा हो। जैसे ध्यान रखना, दुनिया का कोई भी समबाहु त्रिभुज ले लो, तीनों कोण 60-60 डिग्री का होगा। अब हाथी चूकी त्रिभुज लो तो तब भी 60-60 डिग्री का होगा, और बारका चूका समबाहु त्रिभुज ले लो तब भी क्या होगा जी, 60-60 डिग्री का होगा। यानी कि एंगल कभी भी डिसाइड नहीं कर पाएगा कि त्रिभुज का जो साइज है वो सेम है, ये डिसाइड नहीं कर पाएगा। इसीलिए ऐसा कोई रूल नहीं होता है। ट्रिपल एस तो होता है, ट्रिपल ए नहीं होता है सर्वांग समता में। वही आप 10th क्लास में जाओगे, समरूपता पढ़ोगे, तो वहां पे ट्रिपल ए वाला भी रूल आपको देखने को मिल जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। यहां पे है आरएचएस, और आरएचएस ध्यान रखना हमेशा समकोण त्रिभुजों में लगता है, हमेशा समकोण त्रिभुजों में लगता है। आरएचएस हमेशा समकोण त्रिभुज में लगेगा। तो बबुआ समकोण त्रिभुज तो बनाना ही पड़ेगा, समकोण त्रिभुज तो बनाना ही पड़ेगा, समकोण त्रिभुज तो बनाना ही पड़ेगा। यहां पे है, हम लिख दिए ए बी और सी लिख दिए। यहां पे देखिए पी क्यू और यहां पे आर लिख दिए। ये यहां पे दो गो त्रिभुज हमने ले लिया समकोण। अब यहां पे आप समझने का प्रयास करो, जस्ट समझने का प्रयास करो, जस्ट समझने का प्रयास करो, बस आपको समझने का प्रयास करना है, समझने का प्रयास करना है। क्या समझने का प्रयास करना है? यहां पे जो है समकोण हमने ले लिया, ये दोनों का दोनों समकोण है। अगर दोनों का दोनों समकोण है मतलब दोनों 90 डिग्री का एंगल है, मतलब दोनों कोण बराबर है, मतलब दोनों कोण बराबर है। यानी कि आपको एक राइट एंगल मिल गया। भाई आर का मतलब होता है राइट एंगल, आर का मतलब क्या होता है? राइट एंगल। राइट एंगल बोले तो समकोण, समकोण बोले तो 90 डिग्री का कोण। ठीक है, तो हमने एक एक राइट एंगल यहां पे ले लिया। इसके अलावा सुनो, राइट एंगल के सामने वाला जो होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं कर्ण, कर्ण को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस, यानी कि इसी के लिए आता है एच। अगर ये कर्ण भी आपस में बराबर है, समकोण तो बराबर होकबे करेगा, इसके सामने वाला जो भुजा है कर्ण, ये भी अगर बराबर हो जाए, कर्ण भी अगर बराबर हो जाए, तो वैसे स्थिति में आपको मिल जाएगा एगो एच, क्योंकि एच माने होता है हाइपोटेनस। क्या होता है जी? हाइपोटेनस होता है। आर मतलब राइट एंगल, एच मतलब हाइपोटेनस, और एस मतलब होता है साइड। एस मतलब क्या होता है? साइड होता है, यानी एगो और ही भुजा चाहिए। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे ए बी जो है ना, ओ पी क्यू के बराबर है। तो यहां पे देखो इस चित्र में मिला क्या क्या? हमें मिल चुका है यहां पे एक राइट एंगल, हमें एक राइट एंगल मिल चुका है, एक हाइपोटेनस मिल चुका है, और एक यहां पे साइड मिल चुका है। यहां पे एक राइट एंगल मिला हुआ है, एक हाइपोटेनस मिला हुआ है, और एक यहां पे साइड मिला हुआ है। यानी कि आर एच एस से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे जी? सर्वांगसम हो जाएंगे। ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। तो आर एच एस हमेशा समकोण त्रिभुज में लगेगा। और समकोण त्रिभुज में कब लगेगा जी? एक तो देखो समकोण तो बराबर होगा, दूसरा इसके सामने वाला जो भुजा कर्ण होता है, कर्ण यानी कि हाइपोटेनस होता है, ये दोनों भी बराबर होना चाहिए। और इन दोनों के अलावे एगो कोई ना कोई जो है भुजा आपस में बराबर होना चाहिए। तो आप आरएचएस लगा सकते हो, आर फॉर राइट एंगल, एच फॉर हाइपोटेनस, और एस फॉर साइड, साइड माने भुजा। ये होता है आपका कुल थ्योरम। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी थ्योरम को अच्छे से समझ गए होंगे, याद कर लिए होंगे। नहीं याद होने वाला कोई सवाल ही पैदा नहीं हुआ होगा, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो कि सबका मतलब आपको समझ में आया कि नहीं आया, आपको जो है बुझाया कि नहीं बुझाया। अगर बुझा गया ना तो बबुआ थैंक यू, मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में। और आप लोग ज्यादा जानकारी के लिए जो है प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं, वहां पे बहुत सारे कंटेंट हमने अपलोड कर रखा है। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में।